नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीओ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पार्ट 2 वीडियो की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यानी पार्ट 1 में 1 से लेकर के 21 नंबर के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील किया था हमने। अभी तक अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर चेकआउट कर लें। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 42 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करेंगे और देखते चलिए और कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक ऑप्शन को सही करने के चक्कर में हम लोग 2-3 ऑप्शन और सही देखेंगे और एक्सटर्नल मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज भी और हम लोग गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है। इनमें से सभी वाली बात तो हटा ही दीजिए, क्योंकि आपसे कौन सा पूछा जा रहा है। अच्छा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सभी खनिज अयस्क होते हैं, ऐसा नहीं। सभी खनिज अगर अयस्क होते तो सभी खनिजों से ही धातु का निष्कर्षण होता। इसका मतलब बी ऑप्शन सही नहीं है। सभी क्षार भस्म नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। सभी क्षार जो होते हैं वही भस्म होते हैं, यानी अल्कली होते हैं, क्षार होते हैं, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ये सही है। तो एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो कहा जाता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है, काफी ज्यादा बार ये आपसे पूछा गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है। तो देखिए, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम और उसके बाद अनहेक्सियम एलिमेंट होता है। तो इसमें से चेक कर लीजिए, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और अनहेक्सियम, जिसको हम लोग ट्रिक से ये भी याद रख सकते हैं, ओ सलमान या ओ सही से टीपो, ऐसे लिख सकते हैं। ओ सही से टीपो, ऐसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कह रहा है ऑक्सीजन के अलावा तो सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो चेक कर लीजिए, सल्फर ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? देखिए, उजला यानी व्हाइट, पीला यानी येलो। तो उजला और पीला फास्फोरस जो होते हैं ये अपरूप होते हैं फास्फोरस के, तो ए ऑप्शन सही होगा। कभी भी ये समस्थानिक या संभारिक नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओलियम का सूत्र होता है, देखिए ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7, जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। H2S2O7, इसको पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। ओलियम के ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो भी हमने बनाया है, पूरा डिटेल, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर बेसिस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है, तो उसको जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा, सर्च करिएगा ओलियम वीवो केमिस्ट्री। अब देखिए अगला सवाल है आपका। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ये H2SO4 है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है और इसको किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का राजा या किंग ऑफ केमिकल रसायनों का राजा कहा जाता है। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल है और नेक्स्ट है H2S2O8। H2S2O8 को मार्शल एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्शल एसिड, मार्शल अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन तो यही ए होगा, क्योंकि ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2S2O7। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सा हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है? हैलोजन यानी कि X, हैलोजन यानी कि X, इसको किससे डिनोट किया जाता है? X से। तो हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रबल ऑक्सीकारक यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन यहां सी ऑप्शन दिया गया है, तो फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे
कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट में आयोडीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और फ्लोरीन सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग 26 के बाद 27 की बात करते हैं। इस 2020 के पूरे केमिस्ट्री के पेपर में सबसे अगर कोई शानदार क्वेश्चन है जो मतलब बनाने लायक है तो यही क्वेश्चन है। देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रल होती है? NiCN4- 4 PdCN4 और PdCl4 NiCl4 इसमें जरा चेक करिए। ये जो क्वेश्चन है 2012 में 7 नंबर क्वेश्चन था, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूरा फुल एक्सप्लेनेशन हमने किया है, धीरे धीरे करके 15 मिनट में हमने उस क्वेश्चन को बनाया क्योंकि आपको समझ में आए। एक एक क्वेश्चन को डील किया हमने और फिर अंत में इसको भी हमने डील किया है। यहां हमने इसको बता दिया, इसको बता दिया है, दोनों को फिर से सेम रेशियो में बनता है और अंत में इसको भी बताया है। देखिए आमतौर पर NiCN4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2। यहां PdCl4 में कितना होगा? +2 PdCN4 में, और ये Cl4 में कितना होगा? 4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां कितना होगा जी? 4, यहां भी +2। तो आमतौर पर ये NiCN4- PdCN4 और PdCl4 या 2- वहां भी, इन सब का यानी A B और C सबका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, क्या संकरण जो होता है, ये संकरण होता है DsP2। क्या होता है? DsP2। क्लियर? तो जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है तो जब पूछा जाता है कि बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री यानी कि संरचना क्या होगी, किस आकार का होगा, किस आकृति की होगी ये, तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। हम यहाँ केवल ऊपर ऊपर बात कर लेते हैं। 12 वाली वीडियो आप डायरेक्ट जाकर के 7 नंबर देख लीजिएगा, सर्च करिएगा केमिस्ट्री क्लास 12 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2012 विवो केमिस्ट्री, 7 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय या वर्ग समतलीय भी लिखा जाता है। जबकि डी जो NiCl4 है, NiCl4 है, इसमें निकेल का जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इसका आता है sp3, और sp3 के केस में किसी भी कंपाउंड का जो आकृति यानी शेप या ज्योमेट्री होता है ये टेट्राहेड्रल होता है। क्या? टेट्राहेड्रल, शेप नहीं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है। क्लियर हुई बात? तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। इन सबका कितना होगा? DsP2, ज्योमेट्री वर्गाकार समतलीय यानी कि वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर कह लो, और NiCl4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी संकरण sp3, और आकृति टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय। तो चलिए अब हम लोग 28 नंबर की बात करते हैं। इस 2012 का 7 नंबर क्वेश्चन आप जरूर जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो देखिए 0 2 3 4 ये आपके पास ऑप्शन है, तो निकाल लेते हैं। निकेल फिर कार्बोनिल CO कितना है? 4 बराबर 0। निकेल ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आता होगा आपको, यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर करते हैं, अगर कोई चार्ज हो तो उसके चार्ज के बराबर साइन के साथ, चिन्ह के साथ। निकेल कार्बोनिल ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 और 4 से गुणा करेंगे तो 0, और निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ प्लस करेंगे, 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? 0। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निकेल जो होता है, ये निकेल जो होता है मतलब NiCO4 जो होता है ये पूरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। और NiCO4 का जो शेप या ज्योमेट्री ही कह लो या शेप कह लो, ज्योमेट्री कह लो, जिसको ज्यामिति या आकृति कहते हैं आप,
हिंदी में। तो ज्योमेट्री जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। बहुत बार सवाल पूछा गया, बहुत बार सवाल पूछा गया। एक ऐसा क्वेश्चन है जो घुमा घुमा के सवाल पूछता है, कभी शेप, कभी ज्योमेट्री, कभी हाइब्रिडाइजेशन, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट, कई बार ऐसे सवाल इससे पूछा गया है। टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, अभी हमने लिखा भी था पिछले क्वेश्चन में। अच्छा, ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल हो रहा है इसका मतलब क्या? निकेल का जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा भाई? ये sp3 होगा। क्या होगा जी? sp3 होगा। क्लियर है? अच्छा, शेप कैसा आपको दिखेगा? ये निकेल हो गया, ये कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, ये कार्बोनिल। हालांकि हम लोग थोड़ा सा ऑड बना रहे हैं, यहां चेक कर लेते हैं। कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, ये कार्बोनिल और ये भी कार्बोनिल। क्लियर हुआ? तो ये चारों तरफ से कार्बोनिल जो है ये लिगेंड है, चारों तरफ से इसको घेर करके रखा है। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ टेट्राहेड्रल। क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। ये निकेल सेंट्रल एटम है, ये सब के सब न्यूट्रल लिगेंड है कार्बोनिल। CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी कह देते हैं या कार्बोनिल भी कह देते हैं, जिसको कीटोन का फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड है। चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल शेप, ज्योमेट्री sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0। एक क्वेश्चन को बनाने में हम लोग 3-4 सवाल कर लिए और ये बहुत सारे जितने भी सवाल हमने कराए सबके सब पूछे गए हैं बहुत बार। तो चलिए 28 के बाद 29 की बात करते हैं। अल्केनल का सामान्य सूत्र होता है। तो देखिए अल्केनल जो होता है, ये अल्केनल अल्डिहाइड का IUPAC, अल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है। तो पूछा गया है कि अल्केनल या अल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अल्केनल या अल्डिहाइड का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। क्यों? और यहां n का वैल्यू जो होता है, क्योंकि बाद में करते हैं, n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहां कैसे पता चलेगा भाई? देखिए अगर n का मान 1 रखते हैं तो CnH2 और n की जगह पर 1 से गुणा करेंगे और ये O, तो आपको मिल जाएगा CH2O। इसी को आप H और CHO भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लोग को फॉर्मूला मिल जा रहा है, एक सूत्र मिल जा रहा है, तो ये हमारा सामान्य सूत्र सही है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। एसिटाल्डिहाइड इसी तरीके से अगर 2 रख दे n की जगह पर तो CnH2n और फिर ये O, मतलब C2H4O मिल जाएगा। इसी को हम लोग CH3CHO भी लिख सकते हैं ऐसे। तो हम लोगों का ये एसिटाल्डिहाइड हो गया। तो ऑप्शन चेक कर लिए क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है CnH2n+1O, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया है CnH2nO, बिल्कुल ये बी ऑप्शन सही है। ये CnH2n-2 ये किसका है भाई? CnH2n-2 अल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। और यहां CnH2nO2 उसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये अल्काइन का होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अल्केनल यानी अल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nO। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C, बिल्कुल सही है, दूसरा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग 30 नंबर की बात करते हैं। कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल यानी ऑल दोनों ग्रुप मौजूद होते हैं, उसको अल्डोल कहा जाता है। तो अब सवाल यह है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देता है? ऑप्शन पहला है एसिटिक एसिड, कभी भी एसिड अल्डोल कंडेंसेशन में भाग नहीं लेता है, क्लियर कट। डी एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड में भी यानी अल्डिहाइड, अल्डोल मतलब अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन रिएक्शन जो देता है अल्डिहाइड देता है। तो अब अल्डिहाइड में भी कौन अल्डिहाइड? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? तो अगर अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है और हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो वही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। किसके पास? एसिटल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
3 अल्फा हाइड्रोजन है। जब 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब यह है कि एसिटल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, ये मिथाइल एसीटेट ये तो बिल्कुल नहीं देगा, एस्टर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अल्डोल कंडेंसेशन वही देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, चाहे वो कोई भी अल्डिहाइड हो। अल्डिहाइड ही देता है, चाहे वो कोई भी अल्डिहाइड हो। क्लियर हुआ? चलिए 30 नंबर के बाद 31 की बात करते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका को अंग्रेजी में ना विनेगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनेगर कहा जाता है। तो देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चेक करिए एसिटिक अम्ल कहां है। ये है आपका फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। ये है आपका एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये है आपका क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये है आपका क्या? प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड तो होगा नहीं, बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र है? 32 नंबर सवाल है। मिथॉक्सीमीथेन देखिए, ये है आपका अल्कोक्सी अल्केन, मतलब अल्कोक्सी और अल्केन। तो अल्कोक्सी अल्केन के हिसाब से कह रहा है मिथॉक्सीमीथेन, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप। और ये ईथर, ये क्या है? ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, जिसके पास 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लेकिन इस पूरे कंपाउंड को CH3OCH3 को मिथॉक्सीमीथेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथॉक्सीमीथेन कहा जाता है। कब? IUPAC के फॉर्म में। अल्कोक्सी अल्केन ये IUPAC होता है। अगर कॉमन नेम की बात करते तो ये होता डाइमिथाइल। क्या होता? डाइमिथाइल। ये होता ये डाई अल्काइल ईथर होता, और इसका हम नाम लिख रहे हैं यहां डाइमिथाइल क्या? ईथर। डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल यहां ही लिख देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा भाई उधर लिख दिए। डाइमिथाइल ईथर। क्लियर हो गया भाई? अब इनको क्या लिखते हैं? डाई अल्काइल ईथर। क्लियर हुआ? चलिए 32 के बाद हम लोग 33 की बात करते हैं। निम्न में से कौन प्रबलतम भस्म है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑप्शन है आपका अमोनिया, मिथाइलेमीन, डाइमिथाइलेमीन, और ये है आपका ट्राइमिथाइलेमीन। देखिए ऑर्डर जो होता है, आपको ऑर्डर भी बता सकते हैं, लेकिन जरा चेक कर लेते हैं भाई क्यों, कारण चेक कर लेते हैं। देखिए बेसिसिटी ऑफ एमीन, मतलब एमीन की क्षारीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के। किसके? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है भाई? जितने इंडक्टिव ग्रुप होते हैं वो अपना इफेक्ट दर्शाते हैं, और उसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप इसमें मौजूद है, चेक करिए, और इसमें कोई ग्रुप नहीं है। अगर पूछा जाए कि अमोनिया कैसा क्षार है या कैसा भस्म है, तो सबसे कमजोर। यहां एक इंडक्टिव इफेक्ट है, चेक कर लेते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं। आप जरा लिख लीजिएगा पहले, बेसिसिटी ऑफ एमीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहां एमीन हमने नहीं लिखा था, आप लिख लीजिएगा। देखिए तो ये है आपका अमोनिया, ये है आपका CH3NH2, ये है आपका CH3NH, और ये CH3, और ये आपका CH3N, और ये CH3। देखिए जितनी ज्यादा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। ऐसे गैसियस स्टेट में 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, और फिर 1 डिग्री एमीन, ये ऑर्डर होता है। लेकिन यहां गैसियस की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब यहां डायरेक्ट अप्लाई होगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हुआ? तो 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री की बात करते हैं तो ये ज्यादा बेसिक होता है गैसीय अवस्था में, ये फिर उससे थोड़ा कम, ये थोड़ा उससे कम, सबसे कम ये। लेकिन यहां गैसीय की बात नहीं हो रही है। तो देखिए जरा, यहां 3 पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है, तो यहां 3 तरफ से CH3 नाइट्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहेगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, डेंसिटी हाई होगी। क्या होगी? हाई होगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। यहां थोड़ा कम होगी उससे,
क्योंकि यह एक तरफ से और ये दूसरी तरफ से, यहां तीन तरफ से CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, नाइट्रोजन एटम को, यहां दो तरफ से, क्लियर हुआ। यहां कितने तरफ से भाई, एक ही तरफ से, और यहां सिर्फ अकेला बचा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस नाइट्रोजन एटम के पास होगा, इसलिए ये ऑर्डर जो होगा ये सबसे ज्यादा कौन बेसिक होगा, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, इससे थोड़ा सा कम ये, इससे थोड़ा सा कम ये, और सबसे कम ये। तो ये लेस बेसिक होगा, यानी कि सबसे कम क्षारीय होगा, सबसे कम क्षारीय, सबसे कम भस्मीय होगा। और ये प्रबल भस्म कह लो, प्रबल क्षार कह लो, और ये दुर्बल, ये क्या होगा, दुर्बल क्षार कह लो या दुर्बल भस्म कह लो। क्लियर हुआ। ऑर्डर क्या हुआ, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन NH3। क्लियर हुआ। जब गैसीय अवस्था की बात हो तो 231 याद रखिएगा, गैसीय अवस्था की बात नहीं हो तो 321 याद रखिएगा। मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एमीन, और उसके बाद अमोनिया। और अगर गैसीय की बात हो तो 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी एमीन, फिर टर्शियरी एमीन, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग 34 की बात करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक यानी कि एक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन होता है। देखिए अल्कोहल में एक्टिव फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH होता है, तो ये ए ऑप्शन सही होगा। ये आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक है। ये कार्बोजाइलिक एसिड, ये भी बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है। कार्बोजाइलिक एसिड जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल या सिर्फ अम्ल भी कहते हैं, ये है आपका अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक, और ये है आपका कीटोन का क्रियाशील मूलक। इसको याद रखिएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है तो एनिलीन जरा चेक कर लेते हैं कैसा होता है। एमिनो बेंजीन को एनिलीन कहा जाता है, एमिनो, और ये बेंजीन को एनिलीन कहा जाता है। तो डबल बॉन्ड जहां होते हैं वो पाई बॉन्ड और बाद वाला सिग्मा बॉन्ड, और बाकी सबके सब सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सब कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन एटम भी होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। यहां नाइट्रोजन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी सिग्मा। तो सिग्मा पूछता, अगर आपसे सिग्मा बॉन्ड पूछता, सबको काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सिग्मा बॉन्ड कितने, 13, और एक 14, शायद चेक कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड पूछता, यहां पूछा ही है पाई बॉन्ड की संख्या, तो देखिए पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3 है। तो याद रखिएगा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, कैसा, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो, उसमें पाई बॉन्ड हमेशा पूछे तो कहिएगा 3, आंख मूंद के ऐसे कहिएगा 3, ऐसे कहिएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका एनिलीन हो गया। इसमें ऑप्शन क्या होगा, 3, डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर हुआ। चलिए ये सवाल बहुत फेमस है, इसमें फिनॉल में भी पाई बॉन्ड की संख्या पूछी जाती है, कई बार बेंजल्डिहाइड में भी पूछा जाता है, कई बार बेंजोइक एसिड में भी पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो बेंजल्डिहाइड CHO बेंजीन रिंग, बेंजोइक एसिड COOH, और ये बेंजीन रिंग, सबके पास 3 ही पाई बॉन्ड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर सवाल है। Na3Cr C2O4 यानी ऑक्सिलेट आयन का थ्राइस है। इसमें क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है। तो देखिए इसमें क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्यों होता है भाई, जरा चेक कर लो। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या आप निकालना सीख जाएंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड यानी लिगेंड की संख्या कितनी है यहां 3, साथ साथ लिखते चलते, इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड, इनटू डेंसिटी
डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। अब आपको देखना पड़ेगा कि लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है, यूनिडेंटेट है मतलब एक दंतुर है कि द्विदंतुर है कि त्रिदंतुर है, मतलब यूनिडेंटेट है कि बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है, कैसा है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये C2O4 ये C2O4 ये C2O4 है, क्लियर है। इसको ऑक्जेलेट आयन ऑक्जेलेटो आयन कहा जाता है और इसमें 2 चार्ज मौजूद हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं भाई, 3, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये बड़ा ब्रैकेट होता है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं इसको। तो एंटिटी में जो छोटे ब्रैकेट के अंदर जो एटम या मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं या आयन मौजूद होते हैं उसी को लिगेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। और लिगेंड के ऊपर पार्टिकुलर हमने वीडियो बनाया है, सर्च करिएगा लिगेंड वीवोकेमिस्ट्री आ जाएगा। वर्नर का उप संयोजन सिद्धांत भी उसी वीडियो में है। C2O4 यानी ऑक्सिलेटो आयन की संख्या कितनी है, 3। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए, 3 इनटू डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, डेंटिसिटी कितनी है, जितने चार्ज उतने लिगेंड या जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उतने उसकी डेंटिसिटी। तो कितना हो गया भाई, इसके पास चार्ज कितने हैं, 2, तो 3 दूना कितना हो गया, 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप संयोजन संख्या कितना हो गया, 6। क्लियर हुआ, बोला जाए। आपको निकालना भी आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, उप संयोजन संख्या क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। 36 के बाद 37 की बात करते हैं। चलिए 37 नंबर सवाल है, बेंजीन का अणु सूत्र होता है, क्या होता है भाई, तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6, डी ऑप्शन सही होगा। ये काफी नॉर्मल सवाल है, 10th में भी आपने पढ़ा होगा। ये है C6H5 जिसको हम लोग फिनाइल कहते हैं, ये आपका बेंजीन ही है। और बेंजीन का सरल सूत्र या सामान्य सूत्र अणु सूत्र बेंजीन का C6H6 ही होता है। इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे होता है जिसमें पाई बॉन्ड 3 और सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सिग्मा बॉन्ड बेंजीन में कितने हो गए भाई, 12, और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3। क्लियर हुआ। बेंजीन में जितने एंगल बनते हैं ये 120 डिग्री के बनते हैं, कितने, 120 डिग्री के। और बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का जितना कार्बन, ये यहां कार्बन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 यानी संकरण sp2 होता है। क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं बहुत बार, इसलिए हमने थोड़ा डिटेल बता दिया। ये C6H12 क्या है, ये हेक्सीन है। क्या है, हेक्सीन है, और नॉन तो होगा ही नहीं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको साइक्लोहेक्सीन भी कह सकते हैं, इसको साइक्लोहेक्सीन भी कह सकते हैं। ये साइक्लोहेक्सीन भी है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं। क्लियर हुआ, साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं। निम्न फिनॉल को पहचाने, कौन है भाई, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल। फिनॉल क्या होता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन जिसमें OH और बेंजीन रिंग हो, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, क्योंकि अगर ऐसे रहता तब ये फिनॉल होता, लेकिन ऐसे तो था नहीं, हमने अभी भी बनाया है, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। ये है बेंजीन, क्या है, बेंजीन C6H6 अभी हमने यहां बनाया था। ये साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 यानी कि साइक्लोहेक्सेन 1,2 और डाइऑल अल्कोहल है। और ये है आपका हाइड्रोक्सी बेंजीन जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। क्लियर हुआ। तो आपका ये है डी ऑप्शन। आगे बढ़ते, देखिए नेक्स्ट सवाल है, कीटोन का क्रियाशील मूलक यानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये है जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। ये ऐसे भी है जिसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसको कहते हैं, अभी हमने चर्चा किया था, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये एसिड यानी अम्ल या कार्बोजाइलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप है। और ये आपको बखूबी मालूम है जिसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अगला है कीटोन का अपचयन यानी रिडक्शन
LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओवर H2O से कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा चेक कर लेते हैं। दिख रहा है, हो जाएगा काम। ये है आपका कीटोन। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओवर H2O के साथ अगर रिडक्शन केवल कराने जाए और रिडक्शन अगर नेसेंट हाइड्रोजन के साथ करा दे 2 मोल के साथ, तो 1 मोल यहां 1 मोल यहां अगर दे दे तो ये बन जाएगा RCOH और ये H और ये R। मतलब आपका क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो चेक करिए क्या ऑप्शन दिया है, प्राइमरी अल्कोहल दिया है, सेकेंडरी अल्कोहल दिया है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन और करना हम लोगों को, 41 और 42 की बात करते हैं। पहले इसको नोट करिए। लेकिन याद रखिएगा कीटोन का रिडक्शन हमेशा करने पर सेकेंडरी अल्कोहल ही प्राप्त होगा। देखिए 41 नंबर सवाल है आपका, सिंगल बॉन्ड CONH2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ग्रुप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, तो देखिए ये एमीन है, ये कार्बोनिल है, दोनों को जब मिलाया जाता है तो एमाइडो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, एमाइडो ग्रुप, एमाइडो ग्रुप, या इसी को एमाइड का फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमाइड का फंक्शनल ग्रुप, एमाइड का फंक्शनल ग्रुप। तो चेक करिए ऑप्शन क्या है, एमाइडो ग्रुप, एमिनो ग्रुप, इमीनो ग्रुप, कार्बाइलेमिन। तो कार्बाइलेमिन तो C6H5 और फिर ये होता, ठीक है। एमिनो ग्रुप सिंगल बॉन्ड NH2 होता है और ये एमाइडो ग्रुप है। क्या है, एमाइडो ग्रुप। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लास्ट 42 की बात करते हैं। देखिए 42 नंबर सवाल है, सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, एमिनो और फिर एसिड, जिसमें एमिनो यानी NH2 और एसिड मतलब COOH, दोनों फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। जैसे ये C डबल बॉन्ड OOH, इसी को हमने लिखा है COOH, और ये अगर CH2 यहां रख दे, NH2 यहां रख दे, तो ये अल्फा एमिनो एसिड है, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन से NH2 ग्रुप यानी एमिनो ग्रुप जुड़ा है। तो ये है आपका एमिनो और ये है आपका क्या, एसिड। तो ये है अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड में एमिनो और एसिड दोनों का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो ये है एसिड का फंक्शनल ग्रुप। और इसके बाद पूछा जा रहा है, इसके बाद एमिनो एसिड में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो ये और इसके बाद ये हो गया, और इसके बाद NH2 ग्रुप कहां है, बी ऑप्शन सही है, एमिनो ग्रुप पाया जाता है। एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप और एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो ये टोटल आपका वीडियो रहा एक्सप्लेनेशन के साथ। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। भाई हम तो वीडियो बनाते जा रहे हैं, 2009 से 2020 तक के टोटल क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। एक एक क्वेश्चन को 21 बाकी है, वो भी 1-2 दिन में आ ही जाएगा। टाइम का थोड़ा सा किल्लत है, इसलिए नहीं आ पा रहा डेली, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आए, काम की लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अमूमन मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2021 में 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।